नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 4 जून 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आनंदी जी का एक आर्टिकल है, इन्होंने बोला है मॉडर्न डोमेस्टिसिटी इन तमिलनाडु का डार्क साइड। मतलब इस आर्टिकल में बताया गया कि कैसे तमिलनाडु के अंदर जो पढ़ी लिखी लेडीज हैं उनको किस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से सोसाइटी में दबाया जाता है। तो एक तरफ पे आपको तमिलनाडु की जो वुमेन है मॉडर्न नजर आएंगी, पढ़ी लिखी नजर आएंगी। दूसरे ही समय पे आपको वो अपनी फैमिली के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नजर आएंगी। उनको घूमने फिरने की, अपने मन से किसी जगह पे जाने की, अपने मन से शादी करने की, नौकरी करने की परमिशन नहीं है। तो ये देखते हैं क्या बताया जा रहा है। फिर फ्री और हायर क्वालिटी एजुकेशन के रिस्पेक्ट में टैक्स ब्रेक्स देके कैसे हायर एजुकेशन को सपोर्ट किया जा सकता है, इसके बारे में एक आइडिया दिया गया है। और न्यूयॉर्क की एक यूनिवर्सिटी से यहाँ पे कंपैरिजन किया गया, तो इसको देखेंगे। फिर सोशल मीडिया के रिस्पेक्ट में आईटी रूल्स में जो अमेंडमेंट प्रपोज किए गए उसकी बुराई की जा रही है। और अफगानिस्तान के रिस्पेक्ट में जो इंडिया की पॉलिसी है उसके रिस्पेक्ट में एक व्यू पॉइंट है। तो 4 पर्टिकुलर आर्टिकल्स में यहां आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ और लिंक दोनों ही मिल जाते हैं। लिंक में एज सून एज आई अपडेट द वीडियो अपडेट कर देता हूं। हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के और सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प करें दोस्तों। चलिए, द डार्क साइड टू मॉडर्न डोमेस्टिसिटी इन तमिलनाडु। तमिल फिल्म है एक इराइवी नाम की, 2016 में आई थी। इसमें एक सीन है जहां पे एक एल्डरली वुमन के ऊपर चिल्लाया जाता है उसके पति के द्वारा, और बहुत सारे लोगों के सामने उसका पति उस एल्डरली वुमन के ऊपर चिल्ला रहा होता है। तो बाद में ऑब्वियस सी बात है वो वुमन रोने लगती है, तो आसपास के लोग आके उसको शांत कराते हैं कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो वो वुमन बोलती है कि मैं पूरी जिंदगी से तो सुन के शांति हूं, अभी भी शांत होके तो शांत होना ही पड़ेगा। मतलब इस इराइवी मूवी में एक लेडी की प्रॉब्लम बताई गई है कि कैसे वो अपनी पति की डांट सुनती है, मार खाती है और उसके बाद भी चुप रहती है। इस प्रकार की सिचुएशन तमिल सोसाइटी में बहुत हद तक मतलब एग्जिस्ट करती है। तमिलनाडु के अंदर बहुत सारी ऐसी वुमेन्स हैं जो वेल एजुकेटेड हैं और उनके पास नौकरी करने की काबिलियत है, लेकिन फिर भी वो डोमेस्टिक कामों में कैद हैं, डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार करती होती हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी हमेशा के बेसिस पे जाती है, लेकिन फिर भी वो एडजस्ट कर रही हैं। अभी देखा जाए तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ 2019-20 का, इसने रिवील किया कि तमिलनाडु के अंदर 44.7% जो मैरिड वुमेन है उन्होंने किसी ना किसी प्रकार का फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस देखा है अपने घरों के अंदर। इसलिए अगर आप देखोगे तो तमिलनाडु इंडिया में दूसरे नंबर पे आता है व्हेन इट कम्स टू डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। एनएफएचएस की रिपोर्ट यह भी बोलती है कि 2/3 मैरिड वुमेन तमिलनाडु के अंदर अपनी पतियों से डरती हैं, क्योंकि स्पाउजल वायलेंस हो सकता है, उनका पति उनको मार सकता है, तो उस मार की वजह से वो डरती हैं। 79.8% वुमेन तमिलनाडु में ऐसा सोचती हैं कि ठीक है भाई, अगर हस्बैंड अपनी वुमेन को मारते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 81.1% ऑफ द मैरिड वुमेन अगर उनको मारा पीटा गया है तो वो किसी से किसी प्रकार की हेल्प नहीं मांगती। मतलब कहीं ना कहीं वुमेन के दिमाग में भी डोमेस्टिक वायलेंस के प्रति एक्सेप्टेबिलिटी, हाँ भाई मार रहे हो तो चलेगा। अब अपने आप में एक बड़ी अजीब बात है ये, क्योंकि अगर एक वुमेन पढ़ी लिखी है, वो काबिल है, नौकरी कर सकती है, उसके पास ज्ञान है, उसके बाद भी मार के प्रति एक्सेप्टेबिलिटी रखना, वायलेंस के प्रति एक्सेप्टेबिलिटी रखना कि पति मार रहा है और उसके बाद भी झेल नहीं है, तो थोड़ा सा अलग रखता है। इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो जो तमिलनाडु की सोसाइटी इसको मिसोजिनिस्टिक बताया जा रहा है, वायलेंट बताया जा रहा है। एक तरफ पे जो द्रविडियन पार्टीज हैं वो वुमेन के वेलफेयर और डेवलपमेंट, जेंडर एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इस प्रकार की विचारधारा है कि वुमेन मार भी खा रही है और उसको एक्सेप्ट भी कर रही है, पढ़ी लिखी वुमेन। अब इस रिस्पेक्ट में तमिलनाडु का थोड़ा वुमेन का जो एम्प्लॉयमेंट का और एजुकेशन के पैरामीटर्स को देखते हैं। 2019-20 का एनएफएचएस का डाटा बताता है कि तमिलनाडु के अंदर हायर एजुकेशन के अंदर 50.5% मेल एनरोलमेंट है और 49.5% फीमेल एनरोलमेंट है। मतलब ऑलमोस्ट 50% हायर एजुकेशन में वुमेन है तमिलनाडु के अंदर। मतलब हायर एजुकेशन में तमिलनाडु के वुमेन का ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन है। फिर हायर एजुकेशन में दलित फीमेल एनरोलमेंट बढ़ रहा है। मतलब जेंडर पैरिटी इंडेक्स के रिस्पेक्ट में अगर एजुकेशन के सब सेक्टर की बात करो तो तमिलनाडु के अंदर जो वुमेन है उनको पढ़ाई लिखाई की पूरी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। इनफैक्ट तमिलनाडु के अंदर जो शेड्यूल कास्ट वुमेन है उनमें जो एनरोलमेंट रेट है हायर एजुकेशन में वो ज्यादा है, 40.4% है। और एससी मेन का 38.30% है। मतलब एससी मेन के रिस्पेक्ट में एससी वुमेन का हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट ज्यादा है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो तमिलनाडु का जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो भी नेशनल एवरेज से ज्यादा है। जितना नेशनल एवरेज निकल के आ रहा है उससे 15.4% तमिलनाडु में ज्यादा है। बट प्रॉब्लम यहां यह है कि तमिलनाडु में जितनी वुमेन एजुकेटेड है उस हिसाब से वुमेन नौकरियां नहीं कर रही। मतलब पढ़ाई लिखाई तमिलनाडु में वुमेन ज्यादा करती हैं, लेकिन उसके बाद उनको नौकरी करने दिया जाए वो नौकरी करें
वो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ भाई वो करेंगी। मतलब तमिलनाडु देखिए, जब कोई एक वुमेन पढ़ती, एक लड़का पढ़ता है, मैन वुमेन, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आप किस लिए कर रहे हो? ताकि आप कुछ चीजें सीख सको और उसके बेसिस पे आप नौकरी कर सको, बिजनेस कर सको, जो भी आपको करना हो। तो ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस कम ही लोग कर पाते हैं, ज्यादातर लोग जो पढ़ाई लिखाई करते हैं वो नौकरियां करते हैं। तो वुमेन भी अगर पढ़ाई लिखाई कर रही है तो वो नौकरियां करेंगी। लेकिन तमिलनाडु के अंदर एक ट्रेंड देखा गया कि कंपलसरी मैरिज वाला हिसाब है, पढ़ा लिखा तो देती है फैमिली, लेकिन उसके बाद उस लड़की को नौकरी करने दी जाएगी इस बात की गारंटी नहीं है। 20 से 22% यंग अर्बन वुमेन जो है तमिलनाडु के अंदर, वो पेड वर्क में थी, और 60% एजुकेटेड यंग वुमेन घर पे रह के घर का काम करती। मतलब केवल 20 से 22% यंग वुमेन को ही वहां पे नौकरी करने को मिल रहा है। 60% पढ़ी लिखी वुमेन घर पे बैठी हुई है, या तो वो घर पे बैठ के मैरिज का इंतजार कर रही है, या फिर मैरिज हो गई है तो अपने पति, बच्चों और सास ससुर को देख रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि कास्ट पैट्रियार्की ऑफ मैस्कुलिन कंट्रोल ये तमिलनाडु की सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। मतलब तमिलनाडु की सोसाइटी में फैमिली ऑनर और रिस्पेक्टेबिलिटी के टर्म्स में और अपनी सोशल स्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए एक लड़की को पढ़ा लिखा तो दिया जाता है, बट पढ़ाने लिखाने के बाद वो नौकरी कर सके, बाहर निकल के अपने हिसाब से अपनी जिंदगी के चॉइसेस ले सके, ये नहीं होता है। और कहीं ना कहीं वहां की वुमेन में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ वुमेन है, दे आर मेंटली स्ट्रांग, तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, तो उन्होंने सीधे बोल दिया कि नहीं भैया, मैं तो यही करूंगी, मैं नौकरी करूंगी, मैं यहां रहूंगी, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीऊंगी। तो उस केस में तो भाई वो वुमेन फ्री है। लेकिन तमिलनाडु में ये देखा गया है कि लड़की कितनी भी पढ़ लिख जाए, उसके बाद भी वो अपने घर वालों के सामने दब जाती है, ठीक है ना, उनकी बातें सुन लेती है, नौकरी नहीं करती है, उनके मन के हिसाब से शादी कर लेती है, घर वालों का ध्यान रखती है। तो ये एक आप कह सकते हो कि बैकवर्ड इंडिकेटर है तमिल सोसाइटी का। ओके। तो उनके पास एजुकेशन का एक्सेस है, एम्प्लॉयमेंट का एक्सेस है, पर एजुकेशन करने के बाद बहुत सारे केसेस में वो घर पे ही रहती हैं। एजुकेशन बस उनकी घर की रिस्पेक्टेबिलिटी, प्रेस्टीज और मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स को बढ़ाने के लिए। हाँ, तो भाई लड़की को इंजीनियरिंग करा दी है, एमबीए करा दिया, तो देखिए हमारी लड़की इंजीनियर है, एमबीए, तो शादी हो गई। अब शादी होने के बाद जहां शादी हुई, अगर वो फैमिली नौकरी करा रही है तो ठीक है, नहीं करा रही तो लड़की घर पे बैठी है। मतलब लड़की का व्यू पॉइंट यहां पे नहीं सुना जा रहा है बहुत सारे केस। तो ये एक मेजर इशू है। इस बेसिस पे आप कह सकते हो कि जो तमिलनाडु की सोसाइटी को बहुत प्रोग्रेसिव दिखाया जाता है, उतनी प्रोग्रेसिव नजर नहीं आ रही। प्लस जब लड़कियों को पढ़ाया लिखाया जाता है ना, तो उनके ऊपर सर्वेलेंस रखा जाता है, वो लड़कियां कहाँ जा रही हैं, किसके साथ मिल उठ रही हैं, कितने बजे घर से निकल रही हैं, कितने बजे घर में घुस रही हैं। इन सब चीजों के ऊपर भी बहुत स्ट्रांग रखी जाती है, और कहीं ना कहीं कास्ट आइडेंटिटी लाई जाती है। जैसे अभी रिसेंटली तमिलनाडु के एक स्कूल में मेल स्टूडेंट्स को ये शपथ दिलाई गई कि तुम अपने कास्ट के अंदर ही शादी करोगे। तो बेसिकली कास्ट आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, और कास्ट के अंदर शादी करोगे तो मतलब कास्ट के अंदर शादी करोगे तो तुम्हारी कास्ट की जब एक लड़की से शादी होगी तो उस लड़की के ऊपर तुम्हारा एकाधिकार है। इस प्रकार की थॉट प्रोसेस भी आगे बढ़ते हैं। तो इससे जेंडर पैरिटी नहीं आ पाती है, जेंडर डिसएम्पावरमेंट होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। इससे फ्रीडम, डिग्निटी और रिस्पेक्ट वायलेट होती है किसकी? एक पर्टिकुलर लेडी की। फिर यहां पे मैरिटल रेप वाला मुद्दा भी उठ जाता है, मैं उस मुद्दे पे ज्यादा नहीं घुसूंगा। यहां पे ओवरऑल तमिलनाडु के जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी के अंदर वुमेन की जो हालात है उसके रिस्पेक्ट में बात की गई है। फिर यह बताया गया है भाई कि जो तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, एजुकेटेड वुमेन जाके नौकरियां करें, इस चीज से भी फोकस करना चाहिए। देखिए भाई, एक एजुकेटेड लेडी देश के लिए रिसोर्स है, क्योंकि उसने जो कुछ भी सीखा है, जो भी स्किल्स अपनाया है, उससे जब जाके बाहर नौकरी करेगी, बिजनेस करेगी, सिविल सर्विस ज्वाइन करेगी, जो भी करेगी, तो उससे क्या होगा कि वो देश के डेवलपमेंट में रोल प्ले करेगी, देश की इकोनॉमी में रोल प्ले करेगी, और इससे देश, यू नो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, इंटरनेशनल स्टैंडिंग, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर सब बढ़ेगी हमारी। अगर आप हमारे एजुकेटेड एसेट्स और रिसोर्सेज को घर पे बैठा लोगे घर के कामों के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है, आप देश की प्रोग्रेस को भी कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहे हो। तो इस प्रकार का व्यू पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। हालांकि कंजर्वेटिव सोसाइटी में, कंजर्वेटिव फैमिली में इस प्रकार के व्यू पॉइंट्स को कोई ध्यान देता है नहीं। अगली न्यूज कि भैया हायर एजुकेशन को कैसे इंश्योर किया जाए। देखिए, इंडिया के अंदर क्वालिटी एजुकेशन और रिसर्च की डिमांड है, लेकिन उसके बावजूद भी देखा गया कि इंडिया के अंदर और दुनिया के अंदर बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, जो फीसेस को बढ़ा रहे हैं। ओके, जो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं, वो ट्यूशन फीस इतनी ज्यादा बढ़ा दे रही कि बंदा टेंशन में ही आ जाए। ओके, अगर आप देखो तो अब कोई बहुत ही बड़ा कॉलेज है, मान लो एमबीए का, मेडिकल का, यहाँ पे बेसिकली मेडिकल के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो अब एक लिमिट से ज्यादा अगर आप मेडिकल की पढ़ाई की फीस बढ़ा दोगे, और मेडिकल की पढ़ाई की फीस अच्छी खासी होती है, इंसान की जेब से 60-70 लाख, 80 लाख निकल जाते हैं पढ़ने में, 5-7 साल की पढ़ाई होती है। तो ऐसी पढ़ाई के बाद क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में प्रेशर आ जाता है कि यार पैसा कमाना, इतना पैसा लगाया है। और जब आप पैसे कमाने वाले व्यू पॉइंट में चले जाओगे तो लोगों की सेवा वाला काम नहीं हो पाएगा। और मेडिकल प्रोफेशन में ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हद से ज्यादा आपकी पढ़ाई में पैसा लगा है,
तो जो आपके इंटेंशन है वो भी पैसे कमाने वाले होंगे। और फिर डॉक्टर प्रोफेशन में पैसा कमाने की जब बात आ जाती है तो पेशेंट्स हो जाते हैं परेशान, ये आप सबको पता है। अब इस कंटेक्स्ट में एक एग्जाम्पल सेटअप किया गया है यूएस की एक यूनिवर्सिटी में। यूएस में न्यूयॉर्क नाम का शहर है, वहां पे एक यूनिवर्सिटी है एनवाईयू, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। इसका जो एमबीए प्रोग्राम है उसको स्टर्न बोलते हैं, और इसका जो मेडिसिन प्रोग्राम है उसको बोलते हो आप ग्रॉसमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन। इसने ये बोला है कि 2021-22 एकेडमिक ईयर से जितने भी बच्चे इनके प्रोग्राम में आ रहे हैं उनसे किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी एमडी प्रोग्राम के लिए। अब अपने आप में आप कह सकते हो अमेरिका का इतना बड़ा मेडिकल स्कूल फीस माफ कर दे रहा है बच्चों की, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए मैं आपको बता दूं कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी अमेरिका की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज है। यहां पे एडमिशन पा पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है, तो जिनको एडमिशन मिलेगा उनकी ट्यूशन फीस माफ है। अब ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मेडिकल की फीस माफ होना अपने आप में बड़ी बात होती है। मेडिकल की फीस का खर्चा बहुत आता है। इस पर्टिकुलर एनवायू लैंगॉन हेल्थ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में जो केनेथ जी लैंगॉन बैठते हैं, इन्होंने आप कह सकते हो कि लगभग $100 मिलियन डोनेट किया है इसको। $3.5 बिलियन की वेल्थ है इनके पास। फिर एनवाईयू न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने $450 मिलियन से $600 मिलियन इस प्रोग्राम के लिए मतलब उठा भी लिए मार्केट से। यूएस एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, लोग दान वान में इतना पैसा दे देते हैं। तो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के ग्रॉसमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन में अब मेडिकल की पढ़ाई का पैसा नहीं लगेगा। तो अब यहां पे क्या होगा कि जो भी बच्चे मेडिसिन पढ़ के निकलेंगे, मेडिसिन पढ़ने के बाद उनके दिमाग के ऊपर प्रेशर नहीं होगा कि मुझे मेडिकल फील्ड में पैसा कमाना है। तो उस केस में वो सच में एक अच्छे माइंडसेट के साथ, एक ऑनेस्ट माइंडसेट के साथ अपने मेडिकल प्रोफेशन को आगे लेके जा सकते हैं। तो ये इसी चीज से ये पता चलता है कि भाई ट्यूशन फीस इन प्रोफेशनल कोर्सेज, इसके बर्डन को हमें स्ट्रीमलाइन करना है। इतना ज्यादा भी नहीं कर देना है कि भाई प्रोफेशनल एजुकेशन एक कमोडिटी की तरह मार्केट में बिकने लगे। इंडिया के अंदर भी अगर आप देखोगे तो बहुत से ऐसे मेडिकल स्कूल्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आपके एमबीए प्रोग्राम्स हैं जहां पे बहुत ज्यादा फीस हायर की जाती है। और ठीक है, उस फीस के लिए आपको बैंक से लोन मिल जाता है, लेकिन बैंक का लोन तो लोन है ना, ग्रांट तो है नहीं ना, बाद में चुकाना है ना आपको इंटरेस्ट के साथ। तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में प्रेशर डालता है कि यार मुझे पैसा कमाना है। वो प्रेशर अगर नहीं रहेगा तब आप एक्चुअली में डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोच पाओगे। और यहां पे हमें ध्यान देना होगा नॉर्डिक मॉडल की तरफ। डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये भी हायर एजुकेशन देते हैं अपने लोगों को और फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ठीक है ना। अगर आप देखो तो डेनमार्क, ये इसने 2006 में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फीस इंट्रोड्यूस की। मतलब डेनमार्क के अंदर जो डेनमार्क के लोग हैं, जो यूरोपियन यूनियन के लोग हैं, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया के लोग हैं, इनके ऊपर किसी भी प्रकार की फीस नहीं चार्ज की जाती है पढ़ाई लिखाई के लिए। हाँ, इसके बाहर का कोई स्टूडेंट आया, इंडिया से गया, अफ्रीका से गया, तो उसको फीस देनी पड़ेगी। यही चीज स्वीडन ने 2011 में कर दी। बट अभी भी फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और जर्मनी, ये चार ऐसे देश हैं जिनकी यूनिवर्सिटीज में अगर आप जाके पढ़ते हो, आप दुनिया के किसी भी कंट्री के हो, तो उस केस में आपको फीस नहीं देनी है। तो इससे क्या हुआ, इससे एक नॉर्डिक मॉडल सामने लेके आया। उस नॉर्डिक मॉडल के ऊपर पिछले कई सालों से बहुत से देशों में बातचीत हो रही है। मतलब कई लोग इनके मॉडल की तारीफ करते हैं, कई बुराई करते हैं। किस बेसिस पे? तो नॉर्डिक मॉडल में ये बोला जा रहा है कि ये जो कंट्रियां हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन जैसी, अब इनके यहाँ आबादी बहुत कम है। अब आबादी कम है, ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ज्यादा है, इनका जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इनकी आबादी के हिसाब से ज्यादा है, पर कैपिटा जीडीपी ज्यादा है, सरकार टैक्सेस ज्यादा लगाती है बिजनेसेस के ऊपर, तो ठीक ठाक पैसा इनके पास आ जाता है एजुकेशन को फाइनेंस करने के लिए। अब इसमें से दो कंट्रीज ऐसी हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, एक है आपकी डेनमार्क और दूसरी है आपकी स्वीडन। ये दोनों कंट्रीज केवल अपने देश के लोगों को और यूरोपियन यूनियन के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है, उसके बाहर से आओगे तो पैसा देना पड़ेगा। और फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और जर्मनी ने भी दिमाग लगाया कि यार बाहर वालों के ऊपर पैसा लगाओ। फिनलैंड के अंदर जब ये टॉपिक गवर्नमेंट में डिस्कस हुआ तो काफी अपोजिशन हुआ, तो इस कंटेक्स्ट में फिनलैंड गवर्नमेंट ने अपने प्रपोजल को वापस ले लिया। प्लस ये जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, ये जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करती हैं, लोअर सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरीज से आए हुए बच्चों को मदद करती हैं हायर एजुकेशन पाने में। और ऑब्वियस सी बात है, एक नीचे के तबके के बच्चे को अगर हायर एजुकेशन मिलती है तो डेफिनेटली वो सोसाइटी के प्रति कंट्रीब्यूट करेगा, अपने आसपास के इलाके में कुछ ना कुछ आप कह सकते हो एक बेटरमेंट लेके आएगा। तो इस कंटेक्स्ट में देखिए तो इसीलिए जो कंट्रीज है, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, जर्मनी जैसी, ये ह्यूमन डेवलपमेंट और हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत ज्यादा ऊपर है। ठीक है। तो अब ये जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ग्रॉसमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन वाला आइडिया है, इस आइडिया ने एक प्रकार से नॉर्डर मॉडल को कॉपी किया है, और इस प्रकार के आइडिया को पूरी दुनिया में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। पूरी दुनिया में इस न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी जैसे प्लान चलाए जाने चाहिए, जहां पे एक बच्चे के इंटेलेक्चुअल इक्विपमेंट के आधार पर उसको आप एडमिशन दो और बाद में उसकी फीस को फाइनेंस करो, ताकि जब वो पढ़ लिख के बाहर निकले
तो एजुकेशन को ऐसे नोबल सर्विस समझे और अपने काम को, खासकर मेडिकल प्रोफेशन के जो बच्चे हैं, वो अपने काम को एक नोबल प्रोफेशन समझे। क्योंकि मेडिकल के बच्चे अगर हाई फीस देके, क्योंकि वो इंडिया जैसी कंट्रीज में देते हैं, बाकी डेवलपिंग कंट्रीज में देते हैं, अगर वो बाद में काम करने के लिए आएंगे ग्राउंड लेवल पे, तो सबसे पहले दिमाग में क्या रहेगा कि यार पैसा कमाओ, इतना खर्चा किया तो पैसा कमाओ। प्लस भारत सरकार तो इस आइडिया को और जबरदस्त तरीके से इंप्लीमेंट कर सकती है। अगर भारत सरकार मेडिकल प्रोफेशन के अंदर बच्चों की पढ़ाई को फ्री करती है, तो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इन बच्चों के ऊपर, इन डॉक्टर्स के ऊपर एक कंपल्शन लगाया जा सकता है कि तुम्हें 3 साल के लिए या 5 साल के लिए किसी गांव के इलाके में जाके मेडिसिन प्रैक्टिस करनी होगी। तो इससे क्या होगा कि बच्चा भी खुश हो जाएगा, उसको लगेगा कि यार ये जो 60-70 लाख मेरा लग रहा है, ये मेरा नहीं लगेगा। और बाद में उसको 5-6 साल जाके किसी गांव में सर्व करना होगा, तो एक कम्युनिटी के प्रति अटैचमेंट वाली बात आएगी। वो अपने एक्सपेंसेस को भी पे ऑफ कर देगा, क्योंकि सरकार के बिहाफ पे अगर वो गांव में जाके सर्व करेगा तो डेफिनेटली लोगों के लिए काम करेगा और सरकारी तनख्वाह तो देखो मिलेगी ही। तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी कि यहां पे बच्चों की एजुकेशन फाइनेंस की जाए, फ्री की जाए, ताकि वो उस पर्टिकुलर एजुकेशन को नोबल कॉज की तरह देखें और साथ साथ अपने प्रोफेशन को भी नोबल कॉज की तरह देखें, स्पेसिफिकली जब मेडिकल प्रोफेशन की बात की जाती है। इसलिए फिलेंथ्रॉफी, कम्युनिटी सपोर्ट हायर एजुकेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉर्पोरेट्स, एल्यूमिनाई और जनरस लोगों को सामने आना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, रिसर्च और हायर एजुकेशन को टैक्स फ्री बनाना पड़ेगा, तब जाके मजा आएगा। ऐसा कुछ कहना है राजेश मेहता साहब का और प्रीतम बी शर्मा साहब का। ठीक है भाई, फिर आगे बात करते हैं ऑन गवर्नमेंट एपिलेट पैनल्स फॉर सोशल मीडिया। देखिए, रिसेंटली ही आईटी रूल्स 2021 में अमेंडमेंट किया गया है और उस अमेंडमेंट के बारे में कल की करंट अफेयर्स की वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया। क्या बताया गया था कि आईटी रूल्स के अंदर जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपना ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करता है, उस ग्रीवेंस ऑफिसर के जजमेंट के अगेंस्ट ये पैनल बनाया जा रहा है। इस पैनल के अंदर गवर्नमेंट अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और ओवरऑल अगर ग्रीवेंस ऑफिसर उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई एक्शन लेता है और उस एक्शन से आप एग्रीव्ड नजर आ रहे हो, तो आप इस पर्टिकुलर पैनल के पास जा सकते हो। लेकिन यहां पे ये जो पर्टिकुलर मुद्दा है, ये पर्टिकुलर आर्टिकल का ऑथर गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड ले रहा है। इनका क्या बोलना है? इनका ये बोलना है कि अक्सर कर ये जो सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, खासकर ट्विटर, ये सरकारी स्टैंड के अगेंस्ट चला जाता है। जैसे कि बीजेपी के बहुत सारे लेजिस्लेटर के अकाउंट को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दे दिया ट्विटर ने। बीजेपी के इन्हीं लेजिस्लेटर्स ने बोला कि टैग हटाओ, ट्विटर ने टैग हटाया नहीं। तो ट्विटर के ग्रीवेंस ऑफिसर के रिड्रेसल के अगेंस्ट आप कहां जा सकते हो? आप जा सकते हो इस नए बने हुए पैनल के पास। अभी ये बना नहीं है, अभी इसको पब्लिक के लिए रखा गया है, पब्लिक अपना व्यू पॉइंट इसके ऊपर देगी, फाइनली इसको बाद में इंप्लीमेंट किया जाएगा। किस हिसाब से इंप्लीमेंट किया जाएगा, जब इंप्लीमेंट होगा तब मैं बताऊंगा। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यही बताया जा रहा है कि इससे जो सरकार है वो अपनी ग्रिप बढ़ा रही है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के ऊपर। तो कल की डेट में सोशल मीडिया का कोई ग्रीवेंस ऑफिसर कोई डिसीजन देता है और उस डिसीजन में रूलिंग पार्टी या फिर कह लो पॉलिटिकल अपोजिशन को सपोर्ट किया जा रहा है, तो ऐसे केसेस में ये जो पैनल है, इस पैनल के अंदर जो भी लोग बैठे हैं वो जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उस आइडियोलॉजी के हिसाब से एक सोशल मीडिया इंटरमीडिएट के डिसीजन को ओवरटर्न कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। ये बात यहां पे बताई जा रही है। मतलब आईटी रूल्स को अकाउंटेबल करने की जरूरत है। और जो नया पैनल बनाया जा रहा है, इससे आईटी रूल्स को एक्सप्लॉइट कर लेगी सरकार, ये व्यू पॉइंट यहां पे दिया जा रहा है। क्योंकि भाई ग्रीवेंस ऑफिसर जो यहां पे डिसीजन लेगा, इस डिसीजन के अगेंस्ट जो पैनल एपलेट अथॉरिटी है, इस पैनल में सब गवर्नमेंट अपॉइंटेड लोग हैं, तो सरकार के हिसाब से काम करेंगे। सरकार के हिसाब से काम करेंगे तो अगर कोई सोशल मीडिया इंटरमीडिएट सरकार के अगेंस्ट स्टैंड लेता है, तो उस अगेंस्ट वाले स्टैंड को नलीफाई कर दिया जाएगा इस पैनल के द्वारा। तो ये स्टेप सरकार की तरफ से सही नहीं है, ऐसा ऑथर यहां पे बोल रहा है। और फाइनली बात करते हैं ग्रेजुअल एंगेजमेंट इंडिया तालिबान टाइज की बात हो रही। देखिए, यहां पे कुछ भी खास नहीं है। ये बताया जा रहा है कल के, आज सुबह ही जो मैंने आईएफएस ऑफिसर की वीडियो बनाई है, जहां पे मैंने बताया है कि दीप्ति झरवाल करके एक आईएफएस ऑफिसर इंडिया की तरफ से गई है नेगोशिएट करने के लिए तालिबान के साथ। तो वहां पे क्या इंडिया की पॉलिसी है, किस प्रकार से अगस्त 2021 के बाद इंडिया ने अपनी एम्बेसी को बंद कर दिया, कैसे दीपक मित्तल साहब ने दोहा में जाके तालिबान के लीडर शेर मोहम्मद अब्बास टेनकजाई के साथ बातचीत की, कैसे अक्टूबर में तालिबान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अब्दुल सबरान हनाफी के साथ हमने जाके बातचीत की, कैसे हम लोग सेंट्रल एशियन आउटरीच के चलते अफगानिस्तान के मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे पाकिस्तान का एक सैटेलाइट स्टेट ना बन जाए अफगानिस्तान, ये इंडिया के लिए मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओवरऑल अगर आप देखो तो 1990s में जब तालिबान ताकत में आया था, तो हमने अपोजिशन को सपोर्ट किया था। आज की डेट में तालिबान के अगेंस्ट कोई बड़ा अपोजिशन है नहीं अफगानिस्तान में। तो इस समय पे इंडिया के लिए रियलिटी ये है कि हम तालिबान के साथ इंगेज करें और पाकिस्तान के लिए मुश्किल कर दें अफगानिस्तान की जमीन को इंडिया के अगेंस्ट यूज करना।
तो ये भी पॉइंट मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे अलग से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, हो सके तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, ज्वाइन बटन में सुपर थैंक्स दबा के हेल्प कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए और पढ़ते लिखते